मेरी बड़ी बहन की दो जुड़वा बेटियां पैदा हुई, मगर वो अपनी एक बेटी को प्यार करती और दूसरी बेटी से नफरत करती, उसे हाथ तक ना लगाती। एक बेटी को अच्छे और नए कपड़े पहनाती और दूसरी को फटे हुए और पुराने कपड़े पहनाती। जब वो बड़ी हुई तो मेरी बहन एक बेटी को रोज बाजार ले जाती और दूसरी बेटी को मेरे पास छोड़ जाती। मुझे बड़ी हैरत होती कि मेरी बहन इन दोनों में इतना फर्क क्यों रखती है, जबकि ये दोनों तो उसकी सकी बेटियां थीं। एक रोज मैं भी उनके पीछे बाजार चली गई और फिर मेरी तो रूह ही कांप गई जब मैंने देखा कि मेरी बहन, मेरा नाम फातिमा है, मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। हमारे घर के इकलौते कमाने वाले अब्बा थे, लेकिन सारे घर में सिर्फ और सिर्फ अम्मा की ही चला करती थी। कोई भी अम्मा की मर्जी के बगैर घर में दाखिल नहीं हो सकता था। मेरी फुप्पो वगैरह में से कोई भी हमारे घर में कदम नहीं रख सकता था, क्योंकि उनके आते ही अम्मा का दिमाग खराब हो जाता था। एक दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी जब अब्बा ने अम्मा को गोश्त का कहा कि ये पका दो, मेरी बहन आ रही है। लेकिन अम्मा ने वो गोश्त पकाने की बजाय जमीन पर फेंक दिया था और कहा कि तुम्हारी बहन इस घर में सिर्फ तभी आएगी जब मेरी लाश इस घर से उठेगी, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई भी मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर आए। तुम्हारी बहनों का जब दिल करता है मुंह उठाकर चली आती हैं। ये घर मेरा है, उन्हें पहले मुझसे इजाजत लेनी चाहिए। अब्बा अम्मा की इस बात पर काफी हैरान हुए थे। हैरान तो हम भी थे। हमें इल्म था कि अम्मा को फुफ्फियों से कोई खास प्यार नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी कि अम्मा इस तरह की कोई बात भी जुबान से निकाल सकती हैं, या फिर इस तरह अपना दिल सख्त करके बोल सकती हैं। अब्बा कुछ देर तो अम्मा को गम के आलम में मिले जुले जज्बात से देखते रहे और फिर एक दिन तैश में आ गए और बाहर निकल गए। हम सब परेशान हो गए थे कि अब्बा ऐसे एकदम गुस्से में कहाँ चले गए हैं, लेकिन ये सब देखकर भी अम्मा के माथे पर एक जूं तक ना रेंगी और उन्होंने संगदिली से कहा कि जाता है तो जाए, चंद पैसे देकर समझता है कि इसने हमें खरीद लिया है। महीने का गिना चुना राशन लाता है। कुछ कहो तो दिमाग खराब करने लगता है कि महंगाई हो गई है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही, और खुद देखो कैसे अपनी बहन के आने पर गोश्त ले आया है। अगर मेरी बहन आई होती तो फिर पूछती कि मेरी बहन की कितनी मेहमान नवाजी करता है ये। तुम्हारे बाप की ये सारी नवाजिशें सिर्फ अपनी बहनों की दफा ही बाहर आती हैं, और अगर कुछ कह दो तो उसका मुंह फूल जाता है कि कभी कभी तो मेरी बहनें आती हैं और मैं उनका इकलौता भाई हूँ। मेरे भी तो तीन भाई हैं, हम कोई रोज रोज जाते हैं उनके घर उनकी बीवियों पर बोझ बनने। अम्मी की ये बात सुनकर मैं दंग रह गई थी और मैंने अम्मी से कहा कि अभी पिछले हफ्ते ही बड़ी खाला अपने बच्चों के साथ आई थी, आपने हर चीज बनाई थी। अब्बा ने बिल्कुल मना नहीं किया था, बल्कि खाला के बच्चों को जाते वक्त पैसे भी देकर भेजे थे। मेरी बात सुनकर अम्मा गुस्से में कहने लगी, तुम और तुम्हारा बाप सिर्फ मेरी बहन भाइयों से ही सारी जिंदगी जलते रहना, और अगर थोड़ा बहुत एहतमाम कर भी लिया था तो वो तुम्हारे बाप के पैसों का नहीं था, वो मेरे अपने ही पैसे थे। अम्मा की बात सुनकर मेरा दिल मजीद बुरा हुआ था। मैंने ये भी कह दिया कि ये सब अब्बा की ही तो कमाई है। मेरी इस बात पर तो अम्मा ने मेरे बाल ही पकड़ लिए थे और मुझे जोर से धक्का दे मारा। मैं दरवाजे के पास जाकर लगी थी। मेरी तो जान ही निकल गई जब मैंने फुफ्फो को वहां खड़े हुए देखा। वो ना जाने कब से वहां खड़ी हमारी बातें सुन रही थी और अब तक खामोश खड़ी थी। मैं तो उस वक्त शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। फुफ्फो की शक्ल से साफ जाहिर हो रहा था कि वो सब कुछ सच जान चुकी हैं। मैं फौरन उठी और चेहरे पर मुस्कुराहट लाई और कहा कि फुफ्फो अंदर आइए ना, लेकिन फुफ्फो पलट गई और बस इतना कहा कि मैं चलती हूँ, भाभी वो मिठाई रखी है, बच्चों को दे दीजिएगा। फुफ्फो के बाहर निकलते ही मैं भी उनके पीछे लग गई और कहा कि फुफ्फो अम्मी की बातों पर गुस्सा ना करें, वो दिल की बुरी नहीं है, सबसे बहुत प्यार करती हैं। बस आज अब्बा से जरा सी लड़ाई हो गई थी और इसी वजह से ऐसी बातें कर रही हैं। मेरी इस बात पर फुफ्फो की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने कहा कि बेटा तुम अभी बच्ची हो, लेकिन मैं तो बच्ची नहीं हूँ, मैं तजर्बेकार हूँ और सब कुछ समझ सकती हूँ। ये सब तो आंखों देखा था, मैं तो अब वो भी समझती हूँ जो लोग कहते नहीं हैं।
मैंने भाईजान को घर से निकलते हुए देख लिया था और उसी वक्त जान गई थी कि अंदर क्या कुछ हो रहा है। मैं तो बस वो मिठाई देने आई थी, क्योंकि मेरे लिए तो तुम सब ही अहम हो और मेरा खून भी हो। मैं तुम लोगों से बेतहाशा प्यार करती हूँ, ये बात हमेशा याद रखना। मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी, लेकिन फिर भी तुम लोगों से प्यार करती रहूंगी। फूफो के ये जुमले आज भी मेरे कान में गूंजते हैं तो मेरी रूह फना हो जाती है, क्योंकि एक बहन अपने भाई के दरवाजे पर बहुत आस से आती है। इसीलिए किसी भी बहन के लिए ये सब जुमले सुनना और बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल काम है। कोई और औरत होती तो शायद वो ऐसे बर्दाश्त ना करती और अम्मा को ही घर से निकलवा देती कि ये हमारे भाई का घर है, तुम कौन होती हो हमारे मामलात में आने वाली या हमें रोकने वाली। लेकिन मेरी फुफ्फो ऐसी नहीं थी, इसलिए वो चुप हो गई। हमारे इतने सब कुछ करने के बाद भी नहीं बदली थी और उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। उस दिन अब्बा जब गुस्से से घर से बाहर निकले तो वो वापस आए और वो जख्मों से चूर थे। उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो अच्छे खासे जख्मी थे। उन्हें देखकर हम सब बहन भाई रोने लगे थे और हम क्या कर सकते थे। मुझे पता था कि ये सब अम्मा की वजह से हुआ है। और फिर अब्बा ने उस दिन के बाद अम्मा से बात करना छोड़ दिया, बल्कि घर में जो भी बनता, जो भी होता, जो भी आता, अब्बा का उन सब से कोई ताल्लुक नहीं था। इस वाकये के बाद घर में कोई भी फुफ्फो या अब्बा की तरफ का कोई रिश्तेदार नहीं आया था। जिस दिन घर में कुछ सुकून होता, अब्बा फिर भी खाना नहीं खाते थे। शायद इसी वजह से हमारे घर में एक खलास सा पैदा हो गया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने हमारी जिंदगियां बदल के रख दी। हमारी फुफ्फो, जिन्होंने कई साल पहले एक वादा किया था कि वो हमारे घर नहीं आएंगी, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो मुस्तकिल तौर पर हमारे घर रहने के लिए आ गईं। फुफ्फो के शोहर मेरी अम्मा के ही रिश्तेदार थे और वो नशेई थे। अम्मा ने जानबूझकर फुफ्फो की शादी उस नशेई से करवाई थी ताकि फुफ्फो की जिंदगी तबाह हो जाए। लेकिन फुफ्फो बहुत ही साबिर और शाकिर खातून थी, इसलिए वो अपने शोहर के साथ ही रही और अपना घर टूटने से बचाती रही। उनके मुसलसल साथ की वजह से फुफ्फा जी भी अच्छे हो गए थे, लेकिन नशे की मुकम्मल आदत वो छोड़ नहीं पाए थे और इस वजह से उनकी मौत हो गई थी। फुफ्फा के मरते ही फुफ्फो पर कयामत टूट पड़ी थी और उनके ससुराल वालों ने उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया था। हम सब तो शायद इस बात से अनजान रहते, लेकिन एक दिन पता नहीं अब्बा के दिल में क्या समाई कि फुफ्फो के घर उनसे मिलने चले गए। जैसे ही वो उनके घर के अंदर दाखिल हुए, अब्बा ने जोरदार चीखों की आवाज सुनी थी। फुफ्फो की सास, जो कि मेरी अम्मा की खाला भी थी, मुसलसल फुफ्फो को चावलों वाले चमचे से मार रही थी और फुफ्फो के बच्चे तो रो रो कर माफिया मांग रहे थे। अब्बा से ये मंजर देखा नहीं गया था और वो जो इतने सालों से मसलिहत के तहत खामोश थे, आज जलाल में आ गए थे और फुफ्फो को वहां से उठाया और उन्हें सामान समेटने का कहा था और फिर उन्हें लेकर अपने घर चले आए। अम्मी ने एक दफा फिर हंगामा खड़ा करने की कोशिश की थी ताकि अब्बा अपनी बहन को किसी और जगह छोड़ आए, मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फुप्पो कहीं नहीं गई थी और ना ही अब्बा ने फुप्पो को कुछ कहा था। ये अम्मा की खामख्याली साबित हुई और अब्बा अपने फैसले पर डट गए थे और अम्मा को एक थप्पड़ रसीद किया और कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन आज इस हाल पे आई है। तुमने अपने नशाई कजन के साथ मेरी बहन को रुखसत किया था, लेकिन उसने एक बार भी मुझे नहीं कहा कि वो परेशान है। उसके ससुराल वाले भी घटिया लोग थे। वो आज तक चुप रही, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा और जो कुछ हो चुका है अब ऐसा कुछ नहीं होगा। सब अब्बा की हिम्मत पर हैरान रह गए थे और अम्मा ने भी उसके बाद किसी किस्म की बदतमीजी नहीं की थी। वो तो जैसे खुद भी दंग रह गई थी कि अब्बा ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि अम्मा को तो ऐसे रवैये की आदत नहीं थी। अब्बा ने आज तक वो सब किया था जो अम्मा ने कहा था, चाहे कोई बात कितनी ही नाजायज क्यों ना होती। अब्बा अम्मा की हर बात मानते थे। उनसे ऐसे रवैये की उम्मीद किसी को भी नहीं थी और मुझे लगा था कि जैसे उस दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा और हम सब हंसी खुशी साथ साथ रहेंगे। लेकिन ये मेरी भी खाम ख्याली थी। अम्मी की जैसी फितरत का एक और इंसान भी हमारे घर में था और मैं अब तक ला इल्म थी। वो इंसान मेरी बड़ी बहन शाजिया थी। मैं आज तक समझती रही कि वो भी मेरी तरह इस जुल्म के खिलाफ होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब अम्मा अब्बा से थप्पड़ खाने के बाद रो रही थी
और बाजी अम्मा के पैरों में बैठ गई थी और अम्मा से वादा किया कि वो उनकी इस हालत का बदला फुफ्फो से लेकर ही रहेंगी और किसी को भी नहीं छोड़ेंगी। मुझे लगा कि शायद बाजी ने अम्मा का दिल हल्का करने के लिए वो सब बोला है। फिर वाकई ही बाजी ने फुप्पो की जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात पैदा कर दी थी और हर वक्त उनको ऐसे रखती कि जैसे फुप्पो उस घर की मुलाजमा हो। वक्त यूं ही गुजरता रहा, मगर फिर एक दिन ऐसा बदलाव आया कि मैं हैरान रह गई, क्योंकि बाजी ने फुप्पो के साथ बहुत अच्छे से बात करना शुरू कर दी। अब बाजी हर वक्त फुप्पो के पास ही रहती और उन्हें कोई भी काम नहीं करने देती थी। मेरे लिए ये बात बड़ी हैरतकुन थी कि आखिर ये काया कैसे पलटी, क्योंकि घर में तो कुछ भी नहीं हुआ था जो गैर मामूली होता। इसलिए मुझे ऐसा लगा था कि जैसे बाजी का दिमाग ठिकाने पर आ गया है और उन्हें अकल आ गई है, या शायद उन्हें बड़े छोटे की तमीज आ गई है। और सबसे मजे की बात ये थी कि बाजी हर वक्त फुप्पो के साथ रहती, पर अम्मा उसे कुछ कहती भी नहीं थी और बहुत खुश रहती। और अगर हम में से कोई और ऐसा करता तो वो बहुत सी बातें सुनाती। घर में यही सब चल रहा था कि एक सुबह हमारे सारे घर वालों पर कयामत बनकर टूटी। उस दिन हम सब उठे तो हमने फुफ्फो के बेटे को पंखे के साथ लटका पाया था। उसने अपनी जान ले ली थी, मगर जान क्यों ली थी किसी को कुछ पता नहीं था। ये बात बड़ी अजीब थी और इस बात के बाद फुफ्फो भी खामोश हो गई और अम्मा ने जल्द अज जल्द बाजी को इस घर से रुखसत कर दिया था। ये सब इतना अचानक हुआ था कि कोई भी समझ नहीं पाया था और सब अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो गए थे। बाजी भी अम्मा जैसी साबित हुई थी, इसलिए वो दुल्हा भाई को लेकर हमारे पड़ोस में आ बसी और फिर उन्होंने वहीं रहना शुरू कर दिया। एक दिन हमें पता लगा कि बाजी उम्मीद से हैं। वो जैसी भी थी, लेकिन हम सब लोग उनके लिए बहुत खुश थे, क्योंकि वो माँ बनने जा रही थी और मैं खाला। दुल्हा भाई भी हर वक्त उनके पीछे पीछे फिरा करते और उनसे बहुत प्यार करते। मेरी बहन के आगे किसी की भी नहीं चलती थी और उनके ससुराल में हर कोई उनसे डरता था। दूल्हा भाई और बाजी बस महीने में एक दफा ही ससुराल जाते थे। अम्मी ने बाजी की गोद भराई की रस्म भी की थी और सब उनके लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर आए थे। बाजी के ससुराल वाले भी मौजूद थे। अम्मी ने बहाने बहाने से उन लोगों की बहुत बेइज्जती की थी, लेकिन वो लोग दुल्हा भाई और बाजी के आने वाले बच्चे की वजह से ये सब सह गए थे। और पुप्पो उस दिन खामोश थी। उन्होंने अपना तोहफा बाजी को देते हुए उनके कान में कुछ कहा था, जिसे सुनकर बाजी आपे से बाहर हो गई थी और उन्होंने पुप्पो को जोरदार धक्का मारा था और फिर फंक्शन खत्म हो गया था और मेरी बहन शाजिया ने दो प्यारी प्यारी बेटियों को जन्म दिया था। उनकी दो जुड़वा बेटियां पैदा हुई थी, जिन्हें देखकर हम सब गम भूल गए थे। अब्बा भी उस दिन बहुत खुश थे और बाजी की आओ भगत कर रहे थे। अब्बा का बस नहीं चल रहा था कि दुनिया की हर दौलत खरीद कर अपने नवासियों के कदमों में रख देते। लेकिन मुझे जो एक बात अजीब सी लगी थी, और वो ये कि बाजी बहुत अजीब से तरीके से फुप्पो को घूर रही थी, जैसे कुछ बहुत गलत हो गया हो या फिर कुछ अजीब सा हुआ हो। अम्मी ने मुझे कहा कि तुम अपनी बहन के पास रहोगी और उसकी खिदमत करोगी, और जब तक तुम्हारी बहन ठीक नहीं हो जाती तुम उसके साथ ही रहोगी। मैं भी राजी हो गई, क्योंकि मुझे अपनी भांजियों से बहुत मोहब्बत थी और मैं उनके लिए बाजी के कड़वे कसीले जुमले भी सह सकती थी। इसलिए मैंने बाजी के पास रहना शुरू कर दिया। और तब मैंने एक चीज नोट की कि बाजी अपनी बेटियों में से सिर्फ एक बेटी को ही प्यार करती थी और दूसरी को हाथ भी ना लगाती। बल्कि मैंने देखा था कि वो बेटी अक्सर रोती रहती थी और बाजी उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। मैं बड़ा हैरान थी कि दो बच्चे जो एक साथ पैदा हुए हों, उनसे अलग अलग रवैया क्यों किया जा रहा है। मैंने दूसरी बच्ची, जिसको बाजी प्यार नहीं करती थी और पुराने कपड़े पहनाती, उस बच्ची को मैंने माँ बनकर पालना शुरू कर दिया था। बाजी तो बच्ची को दूध भी अपना नहीं देती थी, इसलिए मैं उसे डब्बे का दूध पिलाती। और फिर जब बाजी ठीक हुई तो मैंने कहा कि अब मैं चलती हूँ, लेकिन फिर बाजी ने मुझे रोक लिया और कहा कि अभी जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर तुम अपने घर जाना। मैं कुछ कहने ही लगी थी कि इससे पहले अम्मा ने हाँ कर दी और कहा कि तुम्हारी बहन ठीक कह रही है, अभी तुम बहन के साथ ही काम करवाओ। और फिर मैं भी दिल से यही चाहती थी, क्योंकि बाजी तो अपनी दूसरी बेटी, जिसका नाम सबा था, उसे हाथ भी नहीं लगाती थी। जब बाजी ठीक हुई तो उन्होंने एक अजीब काम शुरू कर दिया। वो रोज सबा को अपने साथ बाजार ले जाती और पहली बेटी, जिसे वो प्यार करती थी, उसे मेरे पास छोड़ जाती।
मैं बड़ा हैरान होती, क्योंकि बाजी सारा दिन सबा को गोद में नहीं उठाती थी, बल्कि प्यार तो दूर की बात, वो उसे दूध तक भी ना पिलाती थी। तो फिर अचानक उसे सबा से प्यार कैसे हो गया था? वो मुझे कहती कि मैं कुछ सामान लेने के लिए जा रही हूँ और दूसरी बेटी महविश को मेरे पास छोड़ जाती। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं भी उनके पीछे वहां जाऊंगी और इस राज से पर्दा उठाऊंगी कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जिससे आज तक मैं बेखबर हूँ। और फिर एक दिन मैं बाजी के पीछे पीछे चली गई। जब बाजी एक जगह जाकर रुकी तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो हमारा ही घर था, जो कि बाजी के घर के करीब ही था। और फिर वो चोरों की तरह सबा को लेकर घर में घुस गई। मैं भी चोरी चोरी उनके पीछे गई, क्योंकि मुझे देखना था कि आखिर बाजी जाती कहाँ है। और फिर जब बाजी रुकी तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि बाजी तो फुप्पो के पास गई थी। और उसके बाद बाजी ने फुप्पो के कदमों में बैठकर रोना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे माफ कर दें फुप्पो, मैंने आपके साथ जो किया था, अल्लाह ताला ने वो ही सब मेरे साथ किया है। आपका बदला अल्लाह ताला ने मुझसे ले लिया है। आप हमेशा चुप रही और कुछ भी ना बोली, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपकी फरियाद अल्लाह ने सुन ली थी। मुझे दिल से माफ कर दे ताकि मेरा बोझ कम हो जाए। मैं तो इस वक्त हैरान और परेशान थी कि ये क्या हो रहा है। और उसी वक्त मेरी गोद में मौजूद बच्ची ने रोना शुरू कर दिया और फुप्पो और बाजी दोनों मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए। वो मुझे देखकर हैरान थी, क्योंकि मैंने सब सुन लिया था। मैं बाजी के पास गई और उनसे कहा कि मुझे सब सच बताइए कि आखिर क्यों आप ये सब कर रही हैं? आप फुप्पो के कदमों में क्यों बैठी हैं? आखिर आपने ऐसा क्या किया है जो आपको फुप्पो के कदमों में ले आया है? आप तो फुप्पो को इतना हकीर समझती थी। मुझे देखकर बाजी मेरे कदमों में आ गई और कहा कि तुम भी हमेशा मुझे समझाती थी कि बाजी सुधर जाओ, बस मैं ही ना समझ सकी। और फिर बाजी ने हकीकत बताना शुरू की। बाजी ने बताया कि जब अब्बा ने अम्मी को थप्पड़ मारा था तो बाजी फुप्पो से बदला लेना चाहती थी। इसीलिए बाजी ने फुप्पो के इकलौते बेटे रेहान के साथ मोहब्बत का ड्रामा किया था। रेहान भाई बचपन के वाकयात की वजह से हमेशा से सहमे रहते और बहुत खामोश तबीयत के थे। वो बस एतमाद की कमी की वजह से अजीब से हो गए थे और उनकी चाल ढाल में भी तब्दीली आ चुकी थी। वो अटक अटक कर बोला करते थे। पहले बाजी ने उनके साथ अच्छा बनने का ड्रामा किया और हर वक्त फुप्पो के पास रहती और रेहान भाई से भी मोहब्बत से पेश आती। और जब रेहान भाई उनके जाल में फंस गए तो बाजी ने उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। वो जैसे बाजी चाहती थी वैसा ही करते। फुप्पो के पास कुछ रकम थी जो फूफा के फोत होने के बाद उनके दफ्तर से मिली थी। वो भी रेहान भाई ने बाजी को दे दी थी कि वो इससे अपना जेवर बना ले। और फिर जब एक दिन रेहान भाई ने बाजी को शादी का कहा तो बाजी ने हंसकर कहा कि मैं तुम जैसे इंसान से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम हिजड़े हो। बाजी की इस बात पर रेहान भाई बहुत दिल बर्दाश्ता हुए और उसी रात खुदकुशी कर ली। फुप्पो ने उनका आखिरी खत पढ़ लिया था और गोद भराई वाले दिन बाजी के कान में यही कहा था। और फिर बच्चे पैदा हुए तो बाजी को डॉक्टर ने बताया कि इनमें से एक बच्चा तीसरी जिन्स से ताल्लुक रखता है और गूंगा भी है। बाजी तो ये सब सुनकर टूट गई थी, क्योंकि उनका मकाफाते अमल शुरू हो चुका था। मुझे जब ये हकीकत पता लगी तो मैं चुप हो गई। और फिर जैसे जैसे बच्चियां बड़ी हुई सब लोग इस बात को जान गए थे। फुप्पो ने बाजी को माफ कर दिया था। अम्मा भी रोती रही और पछताती रही थी। मैंने फुप्पो के दूसरे बेटे मंजूर से शादी कर ली है और आज मैं और मंजूर बहुत खुश हैं। और हमने सबा को जो एक तीसरी जिन्स है उसे अपना बेटा बना लिया था। लेकिन 2 माह पहले सबा को बहुत तेज बुखार हो गया और वो फोत हो गई। मुझे उसकी मौत का बहुत दुख है, लेकिन फुप्पो कहती हैं कि रब तुमसे राजी है और मेरे अपने भी 4 बच्चे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आज भी मुझे सबा की याद सताती है, जो कि बाजी के लिए मुकाफात का नतीजा था। लेकिन सबा मेरे लिए जिंदगी की रोशनी बनकर आया था।